अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, सियासतदानों का काम सियासत करना ही है। सूरत हाल जैसी भी हो, वो सियासी फायदा उठाने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। लेकिन मेरे कप्तान इस मैदान में भी दूसरों से कहीं आगे हैं। हालात जो भी हो, वो सियासत से बाज नहीं आ सकते। मुल्क की मईशत जितनी भी खराब हो, आधा मुल्क सैलाब में डूबा हो, अवाम भूख और बीमारियों का शिकार हो रहे हों, मेरे कप्तान अपनी सियासत की गाड़ी को 5वें गियर में ही दौड़ाते हैं। इस तबाहकुन सैलाब में भी उनके जलसों और सियासी सरगर्मियों की रफ्तार वही है। इलेक्शन कमीशन बुलाए तो वो पेश होने से इनकार कर देते हैं। अदालत किसी मुकदमे में तलब करे तो वो पेश होना या ना होना उनकी अपनी मर्जी पर मुनसर है। फिर भी उनको गिला है कि उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इस बात को वो तसलसल के साथ जलसों में बता रहे हैं। कल भावलपुर के जलसे में तो उन्होंने धमकी नुमा वार्निंग जारी करते हुए कहा, अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। यही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाए कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला। अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल पैदा होना फितरी है कि क्या मेरे कप्तान को वाकई दीवार से लगाया जा रहा है। इन्हीं जलसों, जुलूसों और रैलियों की खुली आजादी है। उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तार करना तो दूर की बात, उन्हें किसी ने उंगली तक नहीं लगाई। फिर भी उनको शिकवा है कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। मेरे कप्तान, इस मुल्क में सियासतदानों के साथ जो कुछ हुआ, आपके साथ तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं हुआ। यहाँ तो सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई। 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी और 1963 में जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगी। नेशनल अवामी पार्टी 2 बार पाबंदियों की जद में आई। पहली बार 1971 में याया खान और दूसरी बार 1975 में भुट्टो साहब ने इस जमात पर पाबंदी लगाई। अयूब दौर में एब्डो के काले कानून के तहत हजारों, जी हां हजारों सियासतदान को नाअहल करार देकर 6 साल के लिए सियासत से बाहर कर दिया गया। उनमें साबिक वजीर आजम मलिक फिरोज खान नून, साबिक वज़ीर आला नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदोट, मियां मुमताज दौलताना, अयूब खोड़ो, अकबर बुगटी, खान अब्दुल कयूम खान के अलावा काजी मोहम्मद ईसा और कर्नल आबिद हुसैन जैसे लोग शामिल थे। इन लोगों को इस हद तक दीवार से लगा दिया गया कि उन्होंने नाअहली के फैसले को चैलेंज तक नहीं किया। साबिक वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी और मखदूमजादा हसन महमूद जैसे कुछ लोगों ने अपनी नाअहली को चैलेंज करने की जसारत की, लेकिन हुकूमत ने उन्हें दीवार से लगाने का फैसला कर लिया था, लिहाजा उनकी अपीलें खारिज कर दी गई। उसके बाद भी सियासी मुखालिफिन को दीवार के साथ लगाने का सिलसिला रुका नहीं। भुट्टो दौर में भी मुखालिफ सियासतदानों पर जेलों के दरवाजे खुले ही रहे। फिर ज़िया दौर में बात मुखालिफिन को दीवार से लगाने तक ना रही, बल्कि दीवार में चुनवा देने का सिलसिला शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। मोहतरमा नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत बहुत से रहनुमाओं को जलावतन होना पड़ा, क्योंकि वतन की सरजमीन उन पर तंग कर दी गई। उसके बाद भी मुखालिफिन को दीवार से लगाने का यह सिलसिला जारी रहा। कभी आसिफ अली जरदारी को तवील अरसे जेल में रखा गया, तो कभी नवाज शरीफ को अटक किले में बंद कर दिया गया। फिर नवाज शरीफ और बेनज़ीर दोनों को इस तरह दीवार से लगाया गया कि दोनों ही जलावतनी पर मजबूर हो गए। बेनज़ीर वतन वापस आई तो कातिलाना हमले में शहीद हो गए। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को यूं दीवार से लगाया गया कि वो पंजाब में इलेक्शन मुहिम तक ना चला सकी। उस वक्त खुद को दीवार से लगाने की शिकायत करने वाले मेरे कप्तान जब 2018 में वजीर आजम बने तो उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को इतनी बड़ी तादाद में जेल यात्रा कराई कि उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मौजूदा वजीर आजम मेरे छोटे कायद ने अपना दर्द दिल इन अल्फाज में बयान किया। वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये रहे काम आपने। नाज़रीन, मुल्क की तारीख से ये मिसालें बताती हैं कि जिनको दीवार से लगाया गया उनके साथ क्या बीती। मेरे कप्तान तो खुलकर खेल रहे हैं, जहां चाहते हैं जलसा करते हैं, जिसको चाहते हैं ललकारते हैं। मेरे कप्तान, यकीन करें आप तो मौज में हैं, दीवार तो अभी बहुत दूर है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम है जो मेरे कप्तान की दीवार से लगाए जाने की शिकायत को अनोखे लाडले की एक लाडली अदा समझ रहे हैं। लेकिन यही अवाम मेरे कप्तान से 5 सवाल भी पूछती हैं। सवाल नंबर 1, 3 सूबों और आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या 4 इंतजामी यूनिट्स के हुक्मरान को
दीवार से लगा हुआ कहते हैं? सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान जिस पर चाहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज करा देते हैं। क्या दीवार से लगा शख्स विफाकी काबीना के अरकान पर मुकदमा बनवा सकता है? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान पुलिस, इंतजामी अफसरान, इलेक्शन कमीशन और अदालतों पर जितनी चाहें उतनी तनकीद करते हैं और उन्हें धमकियां भी देते हैं। क्या दीवार से लगा हुआ पूरी इंतजामी मशीनरी को इस तरह ललकार सकता है? सवाल नंबर 4, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर समेत तमाम सरकारी वसाइल मेरे कप्तान की सियासी सरगर्मियों के लिए दस्तयाब हैं। क्या ये दीवार से लगाने की निशानी है? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान जिससे खुफिया मुलाकातें करते हैं उसी को जलसों में खतरनाक होने की धमकियां भी देते हैं। ऐ मेरे कप्तान, क्या इसे दीवार से लगाना कहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो ये ज़हन में रखें कि अगर मेरे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है तो मैं उस प्रेशर के खिलाफ और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता हूँ। हुकूमत को ये कितनी बड़ी वार्निंग है। इसके अलावा और भी चंद खबरें हैं इमरान खान साहब के हवाले से। कुछ जगहों पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई बैकडोर राब्ते भी शुरू हो गए हैं। किससे शुरू हुए हैं बैकडोर राब्ते और इसका मकसद क्या है? क्या इंतखाबात की बातचीत शुरू हो चुकी है? इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आज हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलविशा खान साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। हबीब अकरम साहब, सबसे पहले जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जी मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, ये वाकई क्या आप समझते हैं कि वो स्टेज आ चुकी है कि इमरान खान साहब को वाकई दीवार से लगाया जा रहा है? जी, मुझे ऐसे ही लगता है कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है और ये पाकिस्तान के अंदर नई रवायत नहीं है। इससे पहले भुट्टो को दीवार से लगाया गया, फिर नवाज शरीफ साहब को दीवार से लगाया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलावतन हुई और अब इमरान खान साहब के साथ वही सलूक हो रहा है। तो ये एक तारीख़ी रवायत का तसलसल है, कोई नई बात नहीं है। जिस अंदाज से इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का केस चलाया जा रहा है, जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन उनके ख़िलाफ़ तकरीबन एक पोजीशन लिए हुए है, जिस अंदाज से उनके साथियों की पकड़ धकड़ कुछ अल्फाज के कहने पे, कुछ अल्फाज की अदायगी पर की जा रही है, जिस अंदाज से कोई चैनल या कोई जर्नलिस्ट उनके हक़ में बोलने की कोशिश करता है तो उसे उठा लिया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इससे पहले हम मुख्तलिफ अदवार में देख चुके हैं। तो हाँ, ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है और काफ़ी शिद्दत से लगाया जा रहा है। आसिफ किरमानी साहब, ये गुफ्तगू आपने हबीब साहब की सुनी, इसका फिर सारा सहरा तो सर आपकी हुकूमत के ऊपर ही आएगा। इससे पहले जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त आप लोग भी यही कहा करते थे, शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते थे। अब जो पूरी तफसीलात अभी हबीब अकरम साहब ने बताई हैं तो क्रेडिट इसका आप लोग ही लेंगे इस चीज़ का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर साहब। मैं गुजारिश ये करूँगा इसमें कि थोड़ा सा हमें इसमें माजी में झांकना होगा। कुछ रवैये होते हैं, कुछ तरजीहात होती हैं। अगर इमरान खान साहब का आप माजी देख लें, जब से उन्होंने सियासत शुरू की और ख़ुसूसन 2014 ऑनवर्ड्स, तो अब देखिए उनकी सियासत जो थी वो धमकियों, इल्ज़ामात झूठे, गाली गलोच और इस किस्म की उसकी घूमती थी। अब यहाँ मोहतरम ने बात की कि जी उन पर दीवार से वाकई लगाया जा रहा है उनको और उन पर तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जा रहा है। मैं बड़े अदब से हबीब साहब से डिसएग्री करूंगा कि इमरान खान हैज़ आस्क्ड फॉर इट। ये दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान ने, मुझे कहने दीजिए, कि इसने एक मसोलिनी मॉडल तर्ज सियासत को अपनाया और उसको प्रमोट किया। आप अगर मुसोलिनी की हिस्ट्री देखिए, उसकी ब्लैक शर्ट्स ब्रिगेड होती थी जिनका काम था लोगों को गालम गलोच करना, झूठे इल्ज़ामात लगाना, रास्ते से हटा देना। ये बैन उस पर चलते रहे और इतने इनके हौसले बुलंद हो गए कि इन्होंने अदारों में जो काबिल एहतराम लोग थे उनको भी मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा। किसी को मीर जाफ़र कहा, किसी को मीर सादिक कहा। और ये तो फिर हद हो गई ना कि बराह रास्त अदलिया को और हुकूमती अफसरान को धमकियाँ देनी शुरू हो गई। आपको अगर किसी से कोई शिकवा है, गिला है, तो वो एक डिसेंट और सिविलाइज्ड वे में भी चीज़ें
बयान की जा सकती हैं, लेकिन खुल्लम खुला धमकियां दी गई, जुडिशल अफसरान को धमकियां दी गई, तो ये तौहीन अदालत का मुकदमा उन पर चलाया नहीं जा रहा, उन्होंने खुद इसकी अपने दावत अपने आप पर इसको मुसल्लत किया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में दूसरी जो आपने बात फरमाई है जी कि कोई बैकडोर चैनल हो रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि वो जो कहते हैं ना डूबती नाव, कि वो गालिब का शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब इनके पास कुछ और रह नहीं गया, अपनी ये एक तितर बितर होती पार्टी जिसमें आप लेकिन किरमानी साहब मुझे इजाज़त दीजिएगा इंटरसेप्ट करने की। यहाँ पे जो भी मुकदमात की बात है, चलें अगर 1 मिनट के लिए ये बात मैं एक्सेप्ट भी कर लूँ आपकी कि ठीक है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इसका खुद नोटिस लिया है और ये मामला तो उस तरह आगे चल रहे हैं, लेकिन वो एंकर्स, वो चैनल्स जो इमरान खान साहब के करीबी समझे जाते हैं, वो भी ऑफेयर होते हैं और उनको खुद भी समझ नहीं आती हमें ऑफेयर कर कौन रहा है। ये सब कुछ इमरान खान साहब के अपने दौर में भी हुआ करता था और उस वक्त आप लोग भी शिकायत किया करते थे और उन सहाफ़ियों के साथ, उन चैनलों के साथ आप जाके खड़े होते थे, लेकिन आज आपके ही दौर में ये सब कुछ फिर भी हो रहा है। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कतन मंसूर साहब, और मैं समझता हूँ कि यहाँ सियासत भी आज़ाद होनी चाहिए, सहाफ़त भी आज़ाद होनी चाहिए और तमाम इदारे जो हैं उनको अपने डोमेन में काम करने की इजाज़त भी होनी चाहिए और इज़हार राय और आज़ादी की इजाज़त होनी चाहिए, जिसका हमें हमारा आइन और कानून इजाज़त देता है। लेकिन ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ जी। ठीक है, आप लोगों के ख़यालात से डिफ़र करें, आप उनसे एग्री मत कीजिए। अगर कोई सियासत में बहुत कोई बायस्ड हो रहा है, कोई सहाफ़त में बायस्ड हो रहा है, तो ये उसका फेल है, लेकिन उसको बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर देख लें कि वो बात जौन सी है वहाँ उसमें आइन और कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ के हक़ में कतई नहीं हूँ कि किसी को जबरन ऑफेयर किया जाए, चाहे वो, मैं खुलकर बात करता हूँ, चाहे ARY चैनल है, कोई चैनल भी था, इस किस्म की माजी में भी ये हरबे जौन से कामयाब नहीं हुए और आइंदा भी नहीं होंगे, इसलिए उसकी तो मैं मजम्मत करता हूँ। लेकिन सोचने की ये बात है कि ये जो मुआशरे में एक तकसीम मंसूर सा पैदा कर दी गई है, और वो भी नफरत की बुनियाद पर और गालम गलोच की बुनियाद पर, कि हमारी सोसाइटी बहुत टॉलरेंट सोसाइटी थी। व्हेन आई वाज ग्रोइंग, मैं जब एक बड़ा हो रहा था, तो ये 60s की बात कर रहा हूँ मैं, 70s के, टॉलरेंट सोसाइटी थी और एक बड़े छोटे का एहतराम था और करप्शन का शायद कभी को सुनते थे जी फलां शख्स ने। अब तो देखिए मिन हैसुल कौम हम पहुंच कहाँ गए हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इमरान खान साहब के बाकी जराइम जितने भी हों, कुछ अदालतों में हैं, फॉरेन फंडिंग है, तोशा खाना है, व्हाटएवर, सबसे बड़ा जो नाकाबिले माफ़ी जुर्म इमरान खान ने किया कि उसने इस कौम को तकसीम किया। कायदे आज़म ने इस हजूम को एक कौम की शक्ल दी, इमरान खान उसको तुला बैठा है कि दोबारा उस कौम को हजूम की शक्ल दे और बेसिमत गालम गलोच, ये बड़ा एक डिससर्विस की है। आखिरी बात अर्ज कर दूं, मुझे जरा जुमला मुकम्मल कर लेंगे। और ये तो इंतहा हो गई ना जी कि शौकत तरीन की जो ऑडियो लीक हुई है उसके बाद भी उसका दिफा किया जाए, यानी जो पाकिस्तान दुश्मनी की बात कर रहा है। अब तो IMF ने भी इसको चार्ज कर दिया, पकड़ के इसके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बैकडोर चीज़ें अगर ये हो रही हैं, इन्होंने माजी में भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, आइंदा भी बचाएंगी, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। परवेश शाह साहिबा, ये किरमानी साहब जो कुछ कह रहे हैं, अब जाहिर बात है आप दोनों इस वक्त इत्तेहादी हैं हुकूमत के अंदर, लेकिन ये जितनी भी बातें हो रही हैं, चाहे एंकर्स के हवाले से हो, चैनल्स को ऑफेयर करने के हवाले से हो, इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमों की बात हो, हकीकत ये है कि वो बड़े सक्सेसफुल जलसे कर रहे हैं और मतलब लगातार उन्होंने 72 घंटे में बड़े सक्सेसफुल जलसे किए, पंडाल भरा हुआ था। आप लोगों की साइड से, दोनों जमातों की साइड से ना कोई जलसे किए जा सक रहे हैं इस वक्त और ना कोई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रही है, ना कोई बयानिया है। इमरान खान साहब को बुरा भला आप लोग कह लें, अगले 10 मिनट 15 मिनट कह दें जिन उन्होंने बहुत ख़राब किया, इस सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो गलत है, बट लोगों के साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं और उनके जलसे ये बताते हैं कि वो लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मंसूर, देखिए आपका बड़ा अजीब सवाल है कि हम जलसे जुलूस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बात यह है कि हम किस चीज़ पे जलसे जुलूस करें। मतलब लोगों की आंसुओं पे, आहों पे, उनके लुटे पुटे घरों पे, उनकी गिरी हुई दीवारों पे या उनकी लाशों पर
हर चीज़ का एक वक्त जो है वो हमारे मज़हब में भी है, हमारी अक़दार में भी है, और वैसे भी दुनिया में हर चीज़ का एक वक्त है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त, और वैसे भी हम हुकूमत में हैं, हमें जलसे करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसके ख़िलाफ़ जलसा करेंगे। लेकिन ये अब खान साहब की अपनी एक सोच है कि वो ऐसे माहौल में भी समझते हैं कि जलसे जुलूसों से उन्हें कोई सियासी फ़ायदा होगा तो ठीक है वो करें, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कम अज़ कम ये जो जमातें इस वक्त इत्तेहाद में बैठी हुई हैं, उन पर एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है। वो अभी तक तो पता नहीं कि कितने लोग अफेक्टेड हैं, कोई रिलायबल स्टेटिस्टिक नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई तादाद नहीं है। अभी तो कीचड़ के नीचे कितनी लाशें दफन हैं, उसमें कितने बच्चे हैं, अभी आज तक के दिन तक आप देखिए जो स्टोरीज़ आती हैं, आप लोगों की तरफ से आती हैं, कहीं से लाशें निकल आती हैं, कहीं से कोई और जो है कहानी सामने। अभी तक इस वक्त तक एज़ वी स्पीक, एज़ ऑफ नाउ, तो जो है बस्तियों की बस्तियाँ सिंध में ज़ेरे आब आ रही हैं, और 14 तारीख़ के बाद अल्लाह खैर करे एक और स्पेल जो है उसकी हमें बताया जा रहा है कि वो भी आ सकता है। अब बात यह है कि ऐसे माहौल में ये आपका अपना फ़ैसला, एक तो ज़मीर का, एक आपका अपने दिल का, और आपकी अपनी सियासी जो भी बसीरत है उस पर आप क्या करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं इस वक्त लोगों की मदद करने का वक्त है, लोगों की मदद नहीं कर सकते उनसे हमदर्दी करने का वक्त है, उनके साथ खड़े होने का वक्त है, और मुल्क में सोग का वक्त है। मैं समझती हूँ इस वक्त जब तक हमें ये सैलाब बंद नहीं होते, हमारे नेशनल फ्लैग को, परचम को भी आधे मास्ट पे होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि हमने खान साहब को जो है किसने उन्हें ये समझाया कि किसी जज को जो है वो खड़े होकर धमकियाँ दें। क्या ये अल्फाज हमने उनके मुंह में डाले? क्या हमने उन्हें ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी को धमकियाँ दे? क्या हमने उन्हें ये सिखाया कि किसी आईजी को कहे मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा? क्या हमने उनको ये सिखाया कि वो कहें, और जो पहले वो कहते रहे, माफ़ी भी मांग चुके हैं एक दफ़ा खान साहब सुप्रीम कोर्ट से, बहुत जगहों पे माफ़ी मांग चुके हैं, उन्होंने पहले भी माफ़ी मांगी, वो अल्फाज हमने तो उन्हें नहीं कहे थे कहने को। उनकी अपनी सोच ही है, आप समझने की कोशिश करें। हर आदमी की अपनी एक सियासत का तरीका है, उनकी सियासत का यही तरीका है, धौंस, धमकी, और चलता रहे। इट हैज़ बीन उनके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी रही है, क्योंकि माजी में ऐसा होता है कि उनका जो प्रेशर था और उनकी जो बातें और धमकियां इस हद तक जो है वो रेड लाइंस को क्रॉस करती नहीं है, और वो उन्हें कभी भी किसी ने पूछा नहीं, आज तक भी आप देख लीजिए। लेकिन अभी तो लेकिन परवेश साहब, माय क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम ना, कि लोगों के साथ तो वो कनेक्ट हो रहे हैं। यू विल एक्सेप्ट दिस कि उनके जलसे सक्सेसफुल हैं? यू विल एक्सेप्ट दिस? ठीक है, होए कनेक्ट, बेशक उनको किसने रोका है जलसा ना करें, बेशक कनेक्ट होए, उनका हक है, आज हम करें, हमारा हक है, हम नहीं समझते वक्त है करने का, बेशक कनेक्ट होते रहे। उनको कोई जलसा करने से रोक नहीं सकता, रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसका क्या मतलब है कि बाकी सारी जमातें भी अपने सारे जो फ़राइज़ हैं वो, और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो जगहों पर इन्हीं की तो हुकूमत है, इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी भी इन पर, इनके ज़ेर निगरानी जो हुकूमतें हैं वहाँ भी सैलाब आए हुए हैं, वहाँ भी लोगों की हालत ख़राब है, फिर भी वो समझते करना चाहिए तो करें। लेकिन दीवार से लगाने पे आखिरी 1 सेकंड में कह दूँ, ये सिर्फ एक रेफरेंस, अभी किरमानी साहब ने कहा तोशा खाना वाला, एक वक्त था अभी कुछ महीने पहले कि इस्लामा ये आपकी जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उसके अंदर इसी तोशे खाने का जो रेफरेंस इन्होंने बनवाया था, उसमें एक स्पीकर, 2 वज़ीर आज़म और एक सदर इकट्ठे अदालत में पेश थे। तो लिहाजा उस वक़्त क्या वो वावेला करे थे मुझे दीवार से लगाया जा रहा है? नहीं, वो खड़े हुए थे, उनको भुगतना पड़ना था, यही इस मुल्क का असूल है। और लेकिन अब इस लिस्ट में से आप देख लीजिए कि कितनी दफ़ा उनको किसने क्या कहा कि आप ये काम करें और आप इस काम करें, और इस काम के नतीजे में आइन और कानून जो है, जो भी मुल्क में राइज कानून है वो हरकत में नहीं आएगा, नहीं आता रहा, इसलिए उनको ज़ाहिर है शय मिलती रही। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं एक ब्रेक लेने लगा हूँ। ब्रेक के बाद हबीब अकरम ये सवाल रखेंगे कि क्या ये जमातें इस सारे सिचुएशन को बहुत लाइटली ले रही हैं, वो ये समझती हैं कि इस वक्त सियासत करने का टाइम नहीं है, जिसकी वजह से कोई काउंटर बयानियाँ नहीं है, या इनके पास एक्चुअली कोई काउंटर बयानियाँ है नहीं इमरान खान साहब के हवाले से बात करने का। और क्या इंतखाबात वजह तो नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि गुफ्तगू होगी, किसी किस्म की भी टॉक्स होंगी, तब होंगी जब हमसे मुज़ाकरात सिर्फ तब स्टार्ट होंगे जब इलेक्शन की कोई बात होगी। तो क्या
इलेक्शन अब आने वाले चंद महीनों में नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं अगले साल के शुरू में भी इलेक्शन मुनक्किद हो सकते हैं। बैकडोर राब्ते चल रहे हैं इस बारे में। हबीब अकरम साहब के पास खबर क्या है और तज्जिया क्या है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हबीब अकरम साहब के सामने मैंने सवाल रखा था। हबीब साहब, आप समझते हैं कि इन जमातों ने डिलिबरेटली एक्चुअली कोई काउंटर बयानिया अभी वो बना नहीं रहे? जिस तरह परवेश साहिबा कह रही थी कि सैलाब का टाइम है, हम इस वक्त सियासत करना नहीं चाहते। और जाहिर बात है, हम ये भी जानते हैं कि बड़े मियाँ साहब अभी तक वापस नहीं आए। मुस्लिम लीग नून की बहुत सी उम्मीदें उनके साथ भी हैं। अगर बड़े मियाँ साहब वापस आ गए तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत के लिए आगे चल के कैंपेनिंग करना या इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा? फिलहाल इनके कैंप से कोई ज़्यादा अच्छी खबरें तो नहीं है, ख़ासतौर पे जो 9 हल्कों में इलेक्शंस होने वाले हैं उस हवाले से कोई ज़्यादा अच्छी खबरें तो नहीं है। किस तरह देख रहे हैं आप सब कुछ? मंसूर साहब, इसमें देखिए कि जब ये जो बयानिया जिस लफ्ज़ से हम जो सूरत हाल अखज़ करने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब ये क्या है? यानी कोई एक ऐसा नुक्ता जिसकी बुनियाद पर पूरी सूरत हाल की वजाहत की जा सके, हम इसी चीज़ को बयानिया कहते हैं ना। अब बात यह है कि ख़ुद जो PDM की हुकूमत है वो इस बुनियाद पर अपने यानी इस नुक्ते के ज़रिए अपनी ये जो सूरत हाल की वजाहत करती है कि जनाब एक्चुअली मुल्क दिवालिया होने वाला था, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा नाअहली थी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि महंगाई वहीं की वहीं रही, बल्कि उसमें कुछ इजाफा हुआ। वो तमाम बातें जो इमरान खान महंगाई के जवाब में कहा करते थे जी कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं, वो PDM ने वो दलाइल इख्तियार कर लिए। IMF के पास जाना बुरा था तो ख़ुद PMLN और PDM इसके पास जा रही है। एक वक्त वो था, जैसे अभी करमानी साहब फरमा रहे थे कि जब वो बड़े हो रहे थे तो उस वक्त जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम ये देखते थे कि IMF के साथ डील करते हुए हमारी हुकूमतें छुपती थी, शर्माती थी और अपनी गोया एक एतराफ़ शिकस्त करती थी। लेकिन आज वही मुल्क है, वही जमातें हैं और IMF के साथ डील करने पे बड़ी बगलें बजाई जा रही हैं। तो लिहाजा ये मैं इसके इकोनॉमिक रीज़न की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। तो इन 5 निकात की वजह से PDM के पास ऐसा कोई जवाब नहीं बचा जिसकी बुनियाद पर ये कह सकें कि एक्चुअली इमरान खान ये कर रहे थे जो हम नहीं कर रहे। तो लिहाजा इमरान खान के निकाले जाने का जवाब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। दूसरी बात यह है कि ख़ुद जिस अंदाज से यानी जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी और उस वक्त जो मुख्तलिफ हमारे ज़ोमा थे PDM के, वो जिस अंदाज़ की बयानबाजी फरमा रहे थे उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि जो ताकत है नो डाउट नंबर्स में भी है, लेकिन नंबर्स को जोड़ने की ताकत जो गैर मरई पता नहीं कहाँ से आई है। तो वो जो नामालूम ताकत ने जिस तरह इन्हें इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जिस अंदाज से आखिरी दिन हम सबको याद है कि जैसे इमरान खान इक़्तिदार से निकले तो वो आखिरी दिन की जो अरेंजमेंट थी वो कैसे हुई, वो किसने की, फिर अदालतें रात को खुली, फिर अदालतें रात को खुलने जिस दरख्वास्त पे खुली उसी दरख्वास्त को गुजार को बुला लिया गया। तो वो सारा किस्सा हमारी आंखों के सामने है। तो लिहाजा इस कहानी की मौजूदगी में, इन वाक़यात की मौजूदगी में PDM के पास कोई ताकतवर जवाज़ होना वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ये तो है इनकी हबीब साहब, इसको ये कहा जा सकता है, मुझे ज़रा बताइएगा, ये कहा जा सकता है कि जिस ताकत के ज़रिए महल बना था उसी ताकत के ज़रिए महल बिखर भी गया? देखिए, अब तो ये भी सवाल है ना कि वो ताकत क्या है, वाकई इतनी बड़ी है? अब तो ये सवाल उठ खड़ा हुआ है ना कि उस ताकत के बावजूद ये हुकूमत अपने पाँव ज़मीन पर नहीं लगा पा रही, मुसलसल हवा में मुअल्लिक है। और उसके बाद जिस अंदाज से इन्होंने IMF के साथ जो डील की है वो आगे चल के उसके असरात क्या होंगे, मैं तो बिल्कुल एक अदना सा मुआशियात का तालिब इल्म हूँ, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो हमारे जो मुआशी मामलात हैं वो कितने ख़राब हो चुके हैं और फिर फ्लड की वजह से कितने ख़राब हो चुके। तो लिहाजा अब तो वो ताकत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो जो गैर मरई ताकत है, अब तो ये सवाल उस पर भी है कि भाई आप में अगर इतनी ताकत नहीं थी तो फिर आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी, आपको PDM बनवाने की या PDM के साथ चलने की क्या ज़रूरत थी। तो ये सारे सवालात जो हैं वक्त के साथ साथ उठते रहेंगे। ज़ाहिर आज नहीं उठाए जा सकते, आज उनके बहुत सारे सवालों के जवाब आज भी हमारे पास मौजूद हैं लेकिन नहीं दिए जा सकते। तो लिहाजा हमारी सब की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। इस वजह से मैं समझता ये हूँ कि PDM के पास, PDM ने जो ये घाटे का सौदा किया है और PDM के
अक्सर ज़ोमा जब ये मामला चल रहा था तो मैं उन लोगों में से था जो ये समझते थे कि ये अल्टीमेटली एक मशक़ फ़ुज़ूल साबित होगी, और वही हुआ। लेकिन बहरहाल ये पीडीएम का और पीडीएम के शामिल जो जमातें हैं पीडीएम के अंदर, ये उनका अपना किया धरा आप उसे कह लें या उनकी अपनी ऑप्शन है। वो कहते हैं हमने मुल्क बचा लिया है, ठीक है बिस्मिल्लाह, उन्होंने मुल्क बचा लिया होगा। वो कहते हैं हमने सियासत कुर्बान कर दी, सियासत कुर्बान कर दी होगी या सियासत बचा ली होगी, वट एवर द केस, ये तो इन्होंने हिसाब करना है। जहाँ तक मंसूर साहब आपकी जो बात थी ना, जो आप कह रहे थे कि कहीं पसे पर्दा कुछ मामला जारी हैं, ये तो 11 अप्रैल से जारी हैं। पसे पर्दा मामलात 11 अप्रैल से जारी हैं, उसमें कई पड़ाव आए हैं। 25 मई का भी आया है और एक रिसेंटली आया है जिसकी तरफ आपने इशारतन जिक्र किया है। तो अब तो मामलात जिसे आप कहते हैं ना पैचअप होने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल ये है कि जो इमरान खान है वो अब पैचअप अपनी शराइत पे चाहते हैं। वो उनके जहन में कुछ ऐसी मखसूस शराइत हैं जिनको वो मनवाने की पोजीशन में खुद को वो समझते हैं कि हैं। अब हैं या नहीं है इसका फैसला वक्त करेगा। किरमानी साहब, हबीब साहब ये फरमा रहे थे कि एग्जैक्टली जो उन्होंने बात कही थी कि इमरान खान साहब अब अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे और अब जो है वो उनसे ये सिलसिला जारी है नेगोशिएशंस करने का और मामला सुलह सफाई की तरफ जा रहा है। और मैं ये कह रहा था कि आज से 1 साल पहले एग्जैक्टली यही सब कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हम सुनने में आता था कि जी नवाज शरीफ साहब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मामला को जो है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ नेगोशिएशंस जो है वो किस हद तक टिल्ट हो चुका है। ये मैंने आपसे सवाल किया था। मैं बसद एहतराम हबीब साहब से इत्तफाक नहीं करूँगा, चूँकि मैं समझता हूँ कि ये पहले भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। महंगाई की बात यहाँ की गई, IMF के पास जाने ना जाने की बात की गई। गुजारिश ये है कि ये रिकॉर्ड की बात है कि 2013 में मुस्लिम लीग नून ने IMF से प्रोग्राम शुरू किया और 2015-16 में उसको खुदा हाफिज कर दिया कंप्लीट करके। ये भी हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी उस वक़्त वो 3.5-4% के डिजिट पे थी। जो आज महंगाई जौन सी है जिस तरह बढ़ रही है और पिछले 4 साल खुसूसन जिस महंगाई की बुनियाद रखी गई, हम तो कहते थे IMF के खिलाफ थे, लेकिन ये 9 महीने पहले कहते रहे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर ये चले गए। इनके अपने वजीर ख़जाना पहले इनको क्रिटिसाइज़ करते रहे। हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इमरान खान का तजर्बा था ये एक टेस्ट ट्यूब बेबी था जो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही फारिग हो गया। इसने जितना मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। करमानी साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, सॉरी सर इंटरसेप्ट करने की, सर एक सिर्फ इजाजत दीजिएगा। वो सिचुएशन मैं आपकी 2013 से लेकर 2018 तक तो चले मैं इस एक्सपेरिमेंट को मान सकता हूं, लेकिन सर अब वो एक्सपेरिमेंट नहीं रहा ना। अब तो वो बच्चा बड़ा हो गया है, उस बच्चे ने जो है वो सीख भी लिया है सियासत किस तरह करनी है और वो बड़े बड़ों को नाको चने चबा रहा है। अब तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब उसको कोई गैबी मदद भी हासिल है। चले पहले की तो बात हो सकती थी, लेकिन अब जो है वो किसी किस्म की कोई गैबी ताकत नहीं है और ये जो 20 हल्कों में इलेक्शन हुए ये इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। देखिए, अगर गैबी ताकत अब हासिल नहीं रही उन्हें तो हासिल करने की कोशिश तो की जा रही है ना। नंबर 1 मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप कह रहे हैं ना सियासत या कनेक्ट उनका पब्लिक से हो रहा है, मैं नहीं समझता ये कोई बयानिया है। इमरान खान का क्या बयानिया मुझे बताइए। ये बयानिया है कि हकीकी आज़ादी का एक नारा लगा रहे हैं ना वो अपने जलसों में कि तुम्हें हकीकी आज़ादी लेके दूंगा, तो वो तो कायदे आज़म ने ले दी थी। आप तो हकीकी आज़ादी की आड़ में लोगों को एक मादर पिदर आज़ादी देना चाह रहे हैं जिसमें किसी की ना बड़े की छोटे की तमीज़ हो ना इज्जत हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि इनफ इज़ इनफ। ये टर्म्स एंड कंडीशंस पैचअप हो रहे हैं, जा रहे, किसी से भी हो रहा हो, चाहे वो माजी में किसी से भी हुआ हो या अब हो रहा है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन चीज़ों ने पाकिस्तान को पहले भी नुकसान पहुंचाया है और अब भी नुकसान पहुंचाएंगे। असल इशू, करंट इशू क्या है? आपने इलेक्शन की बात की, क्या हम लोगों की लाशों पर इलेक्शन करेंगे? ये जो 9 हल्कों कह रहे हैं, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अभी जब तक ये सैलाब ज़दगान जौन से हैं, हमें तो डाटा ही नहीं पता अभी तक कि ये असल डाटा कहाँ है। ये NDM में, ये PDM में, ये पता नहीं किस मर्ज की दवा थी, ये कहाँ 4 साल या उससे पहले भी खामोश रही हैं, काम करते नहीं, ठंडे कमरों में बैठते हैं, लाशें बह गई, बच्चे बह गए। और अफसोस की बात देखिए कि जिस दिन सैलाब की तबाहकारियाँ हो रही थी मंसूर साहब, उस दिन जारी थी सैलाब की, अभी भी जारी हैं। पंजाब का वजीर आला आपको कहीं नजर आया? ये बयानिया है
जो कल को इलेक्शन में आएगा, कि कहीं वो नजर आया आपको? वो गुजरात के जलसे के इंतजाम देख रहा था, उसको इतनी तौफीक नहीं हुई पंजाब के वज़ीर आला को कि वो अपने पूरे पंजाब में जो 66% जाए। इमरान खान साहब की ये तरजीहात हैं, ये एहसास है उनका कि लोग बेघर हो गए, बच्चों समेत डूब गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, और उनको जलसा और क्या उस जलसे से हासिल क्या कर रहे हैं? वो मुझे ये बताइए, क्या बयानी हकीकी आज़ादी है? ठीक, लचर जुबान, नाजेबा गुफ्तगू, इखलाक बाख्ता गुफ्तगू इस कौम को दे रहे हैं वो पकड़ के। He has no narrative, उनका narrative वही है। अगर वो आखिरी बात, अगर इमरान खान साहब क्या इसको कहते हैं इस पाकिस्तान में डिलीवर कर पाते तो आज भी वो इक़्तिदार में होते। वो बुनियादी तौर पर वो नाकाम हुए हैं और अब वो जिद पकड़ी हुई है, और इस जिद में वो कहते हैं कि चाहे पाकिस्तान का भी नुकसान हो जाए उन्हें कोई परवाह नहीं। परवेश शाह साहिबा, मेरा दोबारा वही पॉइंट है, मेरा ख्याल में वी आर नाउ रनिंग इन सर्कल्स के आप इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ज़बान ठीक नहीं है, अल्फाज गलत हैं, ये चेरी ब्लॉसम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये कुकड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यू कैन कीप ऑन सेइंग ऑल दीज थिंग्स। दोबारा मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप लोग काउंटर इसको किस तरह करेंगे? आप लोगों के पास काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ठीक है, अभी आप ना सियासत करें, आप कह रहे हैं ठीक है सलाह है, बहुत अच्छी बात है, दिस इज़ वेरी गुड, मैं ये फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, उनके जलसों के अंदर कमी नहीं आ रही है, लोग उनके साथ कनेक्ट फिर भी हो रहे हैं। एंड इट सीम्स दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज जस्ट स्लीपिंग, दे आर थिंकिंग कि ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कुछ कहने को। आपका इस सवाल का फिर वही जवाब है कि वो जो मर्जी कहें, कुकड़ी, चेरी ब्लॉसम, मीर जाफ़र, मीर सादिक, फिर खुद ही खबरें चलवाएं, अब उनसे बात हो रही है, अब वो जो है अपनी वो लोग जो अपनी कौमी फ़राइज़ से लाताल्लुक़ हो के एक इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने की साजिश में वो इकट्ठे हुए और उनकी सहूलत कारी करते रहे, जिनको हर जलसे में गाली दी है, और जो ज़बान सब के बारे में इस्तेमाल किया, अब उसका क्या करें? हम खड़े होकर इस वक्त उसका जवाब देने लग पड़े? या आप ख़ुद बताइए, ये कोई वक्त है कि हम इनकी बातों का जवाब देखें? सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास है, हर एक के पास जवाब है, लेकिन बात यह है कि वो जवाब अभी हम किसको दें, कहाँ दें? क्या वो तमाम लोग जो इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं, एक नेशनल कैलेमिटी है जो आज तक तारीख़ में इतनी बड़ी आफत हम पे नहीं टूटी कभी, जो इस वक्त आप फेस करें, जिसका शायद आपको अभी हम कोई असेसमेंट भी नहीं कर सकते कि आगे कितने साल खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या इस मौके पर अगर खान साहब जलसे करें तो हम उनके मुकाबले में खड़े हो जाएं? मैं नहीं समझती। मुझसे तो अगर मेरी जमात पूछेगी तो मैं नहीं समझती। मैं तो आजकल इस बात पे भी थोड़ा सा झिझकती हूँ कि उनकी बातों को जिस तरीके से हम रिबटल देते थे, जवाब तुर्की देना मुझे भी आता है, इनको भी आता होगा, नून मुस्लिम लीग नून को भी आता है, सबको आता है, लेकिन क्या ये अगर वो लोग जो कि डूबे हुए हैं वो देखेंगे हमें सब करते हुए, तो क्या आप क्या समझते हैं वो क्या इम्प्रेशन लेंगे? लिहाजा अगर खान साहब ये करना चाहते हैं तो खान साहब ये ज़रूर करें, लेकिन जो गैर मरई ताकतें, जैसे हबीब साहब कह रहे थे, गैर मरई ताकतों ने तो फिर जहांगीर तरीन के भी जहाज़ भरे थे, उस वक्त तो सबको वो अच्छी लगती थी। गैर मरई ताकतों ने तो फिर ये भी किया था कि जो खान साहब कहते थे मैं लोटों को साथ बिठाने से अच्छा अपोजिशन में बैठ जाऊँ, उनको भी ला के साथ बिठाया। गैर मरई ताकतों पर ही तो झगड़ा हुआ था। अब वो बातें अगर मैं कह दूं तो आपका प्रोग्राम ऑफ फेयर हो जाएगा, और मंसूर मैं आपके साथ ज्यादती नहीं करना चाहती कि असल कहानी क्या थी वो आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती, हबीब साहब भी जानते हैं, किरमानी साहब भी हम सब जानते हैं, लेकिन जैसे हबीब साहब ने कहा कुछ बातें नहीं कह सकते, कोई और होता तो मैं कह देती अब आपके शो के साथ मैं ज्यादती नहीं कर सकती। लेकिन बात यह है कि एक असूल है बुनियादी, जो आपको नौकरी पे रखता है वो नौकरी से निकाल भी तो देता है। Whoever can hire you can fire you. He has, उसके पास ताकत है आपको फायर करने की। तो जब आप हायर होना पसंद करेंगे तो फायर होने के लिए भी तैयार रहिए ना। तो यही हुआ है। अब अगर वही गैर मरई ताकतें फिर से आपसे बात करें, अगर ये रिपोर्ट्स मान ली जाए तो करें। वो तो मीर जाफ़र हैं, वो तो मीर सादिक हैं, वो तो हैं, वो क्या नहीं है, उनसे आप बात करें। तो फिर चेरी ब्लॉसम कौन हुआ? जितना बड़ा बूट साफ करेंगे, ये कल ही वो कह रहे थे, जितना बड़ा बूट है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा हबीब साहब से आखिरी कमेंट ले लूं। हबीब साहब, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है सर, आपने बड़े कई सालों से आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कवर किया है, बड़े इलेक्शन आपने कवर किए हैं,
अब आपको लग रहा है कि वी आर एट अ टर्निंग पॉइंट, या स्टेटस को उसी तरह ही चलेगा जिस तरह हमेशा से पाकिस्तान में सियासत होती रही है, जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस मुनक्किद हुए हैं, या अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब वो सिलसिला नहीं चलेगा उस तरह? मैं उन लोगों में से हूँ जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के समाज के अंदर वो जौहरी तब्दीली वाक़या हो चुकी है जिसके असरात सियासी तौर पर नुमायाँ होते चले जाएंगे। आप किसी शख्स को, किसी नए ख्याल को जो मर्ज़ी कहते रहें, आप कहते रहें कि ये मसूलिनी जैसा है, आप कहते रहें ये हिटलर जैसा है, आप कहते रहें ये किसी और जैसा है। बात यह है कि बरसग़ीर पाको हिंद की सियासत के अंदर बहुत ही बुनियादी नोयत की तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब उन तब्दीलियों को समझने के लिए पता नहीं हमारे पास वो सियासतदान है या नहीं है। बिलखुसूस मैं PDM के बारे में अर्ज़ करूँगा, जिसके बारे में एक वक्त ये था कि मैं समझता था कि PDM के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मामलात की फ़हम इतनी रखते हैं कि वो अगले 20-25 साल का भी सोच सकते हैं। लेकिन रिसेंटली जो अप्रैल के बाद से मेरी राय बड़ी तब्दील हुई है और मैं समझता हूँ कि PDM के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं मौजूद, कम अज़ कम अब नहीं है, या किसी वजह से भी उन्होंने ऐसा सोचना समझना गवारा नहीं किया कि वो कल के बारे में भी सोच सकें। तो उन्होंने तो सिर्फ आज के बारे में सोचा और उसका जो नतीजा है वो भुगत रहे हैं। और अब जो सियासत के अंदर देखिए, अब जब हम आइंदा 1 साल 2 साल बाद जब हम सियासत का एनालिसिस कर रहे होंगे, हम में से पता नहीं कौन होगा और कौन नहीं होगा, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, लेकिन उस वक्त हम सियासत का तज्ज़िया शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर रहे हों। उसकी वजह कि आज जो बात में लग रहा है कि ये बिल्कुल किताबी किस्म की है, वो 2 साल बाद बहुत बड़ी रियलिटी बन के सामने आ चुकी होगी। हमारी सोसाइटी के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के माशरे के अंदर जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है वो ये है कि पहली बार इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इल्म की और इत्तला की, यानी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की एक इक्वलिटी पैदा हो गई है। इस मुसावात के क़याम के बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई है। इसका इजहार आप इंडिया में देख रहे हैं। इसकी बेचैनी के असबाब, इसकी बेचैनी के आसार टाइम की कमी की वजह से खत्म करना पड़ेगा। हबीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, परवेशा खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हबीब अकरम साहब ये समझते हैं कि तब्दीली आने वाली है और बल्कि आ चुकी है, और इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स की वजह से लोगों का नॉलेज जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो चुका है। अब उनको शऊर आ गया है कि हमने क्या करना है, किसको वोट देना है, राय अपनी कायम करना उनके लिए अब ज़्यादा आसान हो चुका है। क्या ये हकीकत है या नहीं, मेरे ख्याल में इसका फैसला तो अगला इलेक्शन करेगा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।